बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, न्यूज़ सिलेबस 25-26, चैप्टर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेक्चर 1। आज का लेक्चर जो है वो कुछ 5-6 दिन के गैप से मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि पिछले 5-6 दिन से जो है वो सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, तो इस वजह से मैंने प्रैक्टिकल्स से रिलेटेड जो मटेरियल है उस पे कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी। दैट्स वाई 4-5 दिन का जो है वो ब्रेक आया है। तो चलें, हम जहाँ पे हमने सिलसिला छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, और ये इसका लेक्चर 1 है। इस चैप्टर में जिसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, इसके बाद इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करते हैं, और इसके बाद फिर आयनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी लेवल वाला टॉपिक है, और क्वांटम नंबर्स है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, होपफुली 6 या 7 लेक्चर्स में ये चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। इस चैप्टर में एक ही टॉपिक जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्वांटम नंबर्स वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत पूछा जाता है, पूरा टॉपिक नहीं पूछा जाता, कोई से 2 क्वांटम नंबर्स पूछ लिए जाते हैं, तो ये टॉपिक जो है ना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इस इस चैप्टर में से शॉर्ट जो है, शॉर्ट के वाले से डी ऑर्बिटल की शेप्स हैं या पी ऑर्बिटल की शेप्स हैं, इवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उसके रूल भी पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मतलब जो लॉज हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है वो इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक इस चैप्टर में से एक्सक्लूडेड है, तो वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में जितने एक्सक्लूडेड टॉपिक हैं वो एक पिक्चर्स की फॉर्म में वीडियो में आपको बता दूं कि ये टॉपिक्स जो है वो एक्सक्लूडेड है। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से। देखिए, एटॉमिक नंबर को डिफाइन करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात करते हैं। मोज़ले ने 1913 में जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स को टारगेट बना के उनको कैथोड रेज से उनकी बम्बार्डमेंट की। उन पे क्या फॉल करें? कैथोड रेज। और जब कैथोड रेज उन पे फॉल करी तो क्या प्रोड्यूस हुए? एक्सरेज प्रोड्यूस हुई। और मामला ये था कि डिफरेंट एलिमेंट जब वो चेंज करता जा रहा था तो एक्सरेज एक जैसी प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि एक्सरेज की फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। तो क्या किया? कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट से डिफरेंट एलिमेंट पे, डिफरेंट टारगेट एलिमेंट पे एक्स रेज सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की प्रोड्यूस हुई। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की प्रोड्यूस होने का मतलब है कि जैसे जैसे एलिमेंट एटॉमिक नंबर चेंज होता जाएगा, एक्स रेज की प्रॉपर्टीज भी क्या होती जाएंगी? चेंज होती जाएंगी। ये ऑब्जर्व किया गया कि द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज was directly proportional to atomic number of elements. ये मोज़ले लॉ भी है कि square root of frequency of X-rays is directly proportional to their atomic number। यानी कि X-rays की जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इसके साथ, एटॉमिक नंबर के साथ, लेकिन उनका जो रिलेशनशिप है वो इस तरह नहीं है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एटॉमिक नंबर के, बल्कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। यानी अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। तो आप यूं भी कह सकते हो कि अगर हम बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लें तो फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल है जी स्क्वायर के, यानी स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर के। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज उसने और कंक्लूड की कि जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट्स का वो जस्ट एक नंबर नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एलिमेंट्स की जो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं या उस पर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो रही हैं। जैसे एक्स रेज की फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो रही है एटॉमिक नंबर चेंज होने के साथ। एटॉमिक नंबर के साथ वो फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लिहाजा ये उसने कंक्लूड किया मोज़ले ने कि एटॉमिक नंबर जस्ट एक नंबर नहीं है, 1 2 4 10 15 की तरह कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, बल्कि ये हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे उसका मास प्रॉपर्टी है, उसकी चार्ज प्रॉपर्टी है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी डेंसिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी है। इसी तरह एटॉमिक नंबर भी उसकी क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो इसके बाद हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस
ऑफ एन एटम, एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। अब देखिए यहाँ ये दो चीजें हैं, हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से भी एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी, लेकिन दोनों चीजें मुख्तलिफ जगह पे प्रेजेंट है। अगर हम प्रोटॉन्स के हिसाब से करते हैं तो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में, यानी न्यूक्लियस के बाहर मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स के हिसाब से भी और इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, बीच में क्या लगा दिए, और लगा दिए। अच्छा, एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट का, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक नंबर जो है इसको क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर। क्यों, क्योंकि देखे ना, हमने यूं डिफाइन भी तो यूं ही कर रहे हैं ना, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है। और जितना किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। जी, तो इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियन नंबर्स पे, वहां से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे न्यूट्रल एटम के केस में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के केस में, और उसके बाद फिर इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये किस तरह बिहेव करते हैं, उस पर बात करते हैं। जी, तो नेक्स्ट डिफाइन करते हैं न्यूक्लियन नंबर को। न्यूक्लियन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom is collectively called its nucleon number। किसी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन नंबर। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको मैस नंबर भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, मैस नंबर भी। सो न्यूक्लियन नंबर क्या हुआ, न्यूक्लियन नंबर is the number of protons and number of neutrons in the nucleus of an atom is collectively known as nucleon number or mass number। और न्यूक्लियन नंबर या mass नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली देखिए, mass number और न्यूक्लियन नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। mass number is equals to number of protons plus number of neutrons। देखिए यहाँ पर a जो है वो mass number को रिप्रेजेंट कर रहा है या न्यूक्लियन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, z रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को या प्रोटॉन नंबर को, और n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट x हो जिसका एटॉमिक नंबर z हो और mass नंबर a हो, तो उसमें उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x जी ए। यहाँ नीचे जो आता है वो उसका एटॉमिक नंबर आता है, और ऊपर जो है वो कौन आता है, मैस नंबर आता है। यानी सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर और सुपरस्क्रिप्ट में क्या आता है, मैस नंबर। अच्छा, अब हमारे पास अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और मैस नंबर जो है वो कितना होता है, 27। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, इक्वल्स टू मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। लेट्स कंसिडर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है, 1327, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है या प्रोटॉन नंबर कितना है, Z13। मैस नंबर कितना है, ए कितना है, 27। तो न्यूट्रॉन नंबर कैसे आएगा, ए माइनस जी, ए माइनस जी, ए की जगह क्या आ जाएगा आपका मैस नंबर 27, और जी की जगह यानी प्रोटॉन नंबर जो है वो कितना है, 13। तो 27 माइनस 13 कितना आ जाएगा, 14। तो किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ, किसी भी एलिमेंट के केस में हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उस एलिमेंट के मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करके। और ये 9th के लेवल का या 10th के लेवल का एक छोटा सा क्वेश्चन होता है कि
किसी एलिमेंट में उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर दें। और ये इससे पहले दो बातें आपको पता होनी चाहिए। एक क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। और दूसरा मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इट्स नोन एज इट्स मास नंबर और न्यूक्लियर नंबर, और इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास ए और जी दो चीजें मौजूद हैं तो किसी भी एलिमेंट के आप न्यूट्रॉन कैसे क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का न्यूट्रॉन नंबर यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो क्या होगा, ए माइनस जी। इस फॉर्मूला को यूज करके आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि हमने एल्यूमिनियम के केस में यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एल्यूमिनियम के फाइंड आउट किए हैं, उसका एटॉमिक नंबर 13 है, मास नंबर 27 है। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस किया है तो हमारे पास इसमें कितने न्यूट्रॉन्स आ गए, 14 न्यूट्रॉन्स आए। जी, तो जिस तरह से एल्यूमिनियम एटम के लिए हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को जस्टिफाई किया, बिल्कुल इसी तरह से पॉजिटिव आयंस के लिए या नेगेटिव आयंस के लिए भी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देखिए कि एल्यूमिनियम एटम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, Al+3। देखिए, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो प्रोटॉन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहेंगे, 13 ही रहेंगे। बाकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये भी न्यूक्लियस में होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस शेल से लॉस हुए हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स तो आउटर मोस्ट शेल से रिमूव हुए हैं, लिहाजा न्यूट्रॉन्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, मास नंबर 27 माइनस एटॉमिक नंबर 13, तो कितना आएगा, 14 आएगा। अच्छा, अब किस पे फर्क पड़ा है, फर्क पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 13। 13 में से कितने लॉस हुए, 3, तो कितने बाकी बच गए, 10। तो इट मीन्स कि Al3 पॉजिटिव जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, और 10 इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी कौन सी कंफिग्रेशन बनती है, नोबल गैस कंफिग्रेशन। अच्छा, ये तो हो गया पॉजिटिव आयन। अब नेगेटिव आयन को देख लेते हैं कि नेगेटिव आयन के केस में क्या सिचुएशन डेवलप होती है। तो देखिए, क्लोरीन 1735, इसमें क्या होता है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बनाता है, Cl नेगेटिव आयन। अब क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वैसे ही जैसे कि हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वैसे ही जैसे इससे पहले फाइंड आउट किए हैं, मास नंबर 35 माइनस एटॉमिक नंबर 17, तो कितने आए, 18 न्यूट्रॉन्स आए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 35 माइनस 17, 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 35 माइनस 17, 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने होंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वैलेंस शेल में। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17। एक और ऐड होने से कितने हो गए, 17 प्लस 1, 18। जब भी सिर्फ फर्क किस में पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही रहेंगे जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वही रहेंगे क्योंकि ये भी न्यूक्लियस में होते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव आयन बनने की सूरत में है, फर्क किस पे पड़ेगा, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अगर पॉजिटिव आयन बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और जितना नेगेटिव चार्ज आएगा, फॉर एग्जांपल -1 आता है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, -2 किसी आयन पे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, और अगर -3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। सो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन कोई भी बनेगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या किए जा सकते हैं, जस्टिफाई किए जा सकते हैं। पॉजिटिव आयन के केस में इलेक्ट्रॉन्स कम करके एटॉमिक नंबर में से, और नेगेटिव आयन के केस में इलेक्ट्रॉन ऐड करके किस चीज में, एटॉमिक नंबर। तो चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 1 में आज हम टॉपिक 2.1 के बाद टॉपिक 2.2 भी इसी लेक्चर में स्टडी करेंगे, और बड़ा शॉर्ट टॉपिक है तो इसलिए इसको फर्स्ट टॉपिक के साथ क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया है। ये टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द फंडामेंटल पार्टिकल्स के
जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इन पे इनको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया जाए तो इन पे क्या इफेक्ट होगा? पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बिहेवियर है वह इनकी मैसेज और चार्ज पे डिपेंड करता है। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनका बिहेवियर किन दो चीजों पे डिपेंड करता है? चार्ज पे और मैस पे। अच्छा, अगर हम क्या करें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बीम जो है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करें वन बाय वन सेम स्पीड पे, तो क्या होगा? तीन चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड से वन बाय वन क्या करें, पास करें और सेम स्पीड पे पास करें, तो क्या होगा? तीन चीजें होंगी। क्या क्या? न्यूट्रॉन जो है, क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, लिहाजा वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे बल्कि स्ट्रेट पास कर जाएंगे। ठीक है, डिफ्लेक्ट हुए बगैर क्या पास कर जाएंगे? स्ट्रेट पास कर जाएंगे, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स जो हैं वो चार्ज पार्टिकल हैं। अब उनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे तो प्रोटॉन तो डिफ्लेक्ट करेंगे। प्रोटॉन क्यों डिफ्लेक्ट करेंगे? प्रोटॉन जो है वो, क्योंकि वो खुद क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, लिहाजा वो नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या करेंगे? डिफ्लेक्ट करेंगे। तो प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ये कौन सी प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे? नेगेटिव प्लेट की। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो उतना ज्यादा नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि प्रोटॉन्स जो हैं वो काफी हैवी होते हैं। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होने के साथ ये बहुत लाइटर भी है। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के रिफ्लेक्ट करेंगे पॉजिटिव प्लेट की, और इनका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा या एक्सटेंट ऑफ रिफ्लेक्शन होगी वो प्रोटॉन से ज्यादा होगी। वजह क्या है कि दे आर 1836 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन्स। अच्छा, बुक वाले ने इसको जरा, मुझे नहीं लगता कि बुक वाले ने इसको ठीक लिखा है। बुक वाले ने ये जो एंड पे स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि वो सही नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि एक तो उसने 1 आवर 1836 टाइम्स का भी जिक्र कर दिया और फिर लाइटर का भी कर दिया। एक चीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन से 1836 टाइम्स लाइटर हैं, ये बात सेंस करती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 आवर 1836 टाइम्स लाइटर हैं, ये बात सेंस नहीं करती। ठीक है, इसका सेंस नहीं बनता। तो सही टर्म क्या बननी चाहिए कि चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1836 टाइम्स लाइटर हैं, लिहाजा इनका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा ये क्या होगा? ये ज्यादा डिफ्लेक्ट करेंगे किसकी निस्बत? प्रोटॉन की निस्बत। किधर? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, एज कम्पेयर टू जितना के प्रोटॉन डिफ्लेक्ट करें, इनका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जैसे मैं कह रहा था कि हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बीम को क्या करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करें तो उनका बिहेवियर देखते हैं। तो देखिए, ये अगर प्रोटॉन की बीम है और ये वाली जो है जो स्ट्रेट पास कर रही है वो न्यूट्रॉन की बीम है, और जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन की बीम है। तो जब हम प्रोटॉन बीम को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो प्रोटॉन जो है चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो वो डिफ्लेक्ट करते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल है तो वो स्ट्रेट पास कर जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर डिफ्लेक्ट करते हैं? टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फर्क ये है लेकिन यहाँ पर सिर्फ फर्क ये है कि जो प्रोटॉन का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो कम है, इलेक्ट्रॉन का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो क्या है? ज्यादा है। उसकी वजह क्या है कि प्रोटॉन जो है वो हैवियर है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, इसलिए वो कम डिफ्लेक्शन शो करेंगे, और इलेक्ट्रॉन चूंकि लाइटर हैं इस वजह से वो क्या करेंगे? ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेंगे। अच्छा, अमाउंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल डायरेक्शन, ये हम दो वे में मेजर करते हैं, एक तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की फॉर्म में और दूसरा रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज बाय मास। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगी, और मास के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो इसके अपोजिट होता है, यानी मास बाय चार्ज होता है। ठीक है, और रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन जितना मास ज्यादा होगा उसके साथ ज्यादा होगा, और
चार्ज के साथ जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो ये पॉसिबल है। अगर हम डिफ्लेक्शन के बाद ये इमेजिन कर लें कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो फिर उस सूरत में ये जो फैक्टर है रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन, ये रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन वो किसके रेसिप्रोकल होंगे, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के। यानी कि यूं कह लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ये दोनों फैक्टर्स जो है ओवरऑल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किस चीज का, फंडामेंटल पार्टिकल्स का। जी, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्रोटॉन का चार्ज है +1.602 × 10⁻⁻19, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज की क्वांटिटी इतनी होती है, सिर्फ नेगेटिव होता है। इसी तरह से रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन का +1 होता है, इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है तो उसका 0 होता है। फिर इन तीनों के मैसेज दिए हुए हैं, प्रोटॉन का 1.67 10⁻⁻27 और न्यूट्रॉन का 1.675 10⁻⁻27 और इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो 9.11 10⁻⁻31 होता है। इसी तरह अगर हम इनके रिलेटिव मैसेज देखें तो वो 1 1 और 5.4 10⁻⁴ है।